अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवास वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेनेट के तर्ज़ इंतखाब पर बात करेंगे। इससे पहले आप दो हमारी सेनेट के इंतखाबात के हवाले से दो वीडियो देख चुके हैं। उन दोनों वीडियोज़ के अंदर हमने जानने की कोशिश की थी कि सेनेट की तश्कील कैसे होती है, सेनेट का इंतखाब किस तरह अमल में लाया जाता है और सेनेट के अरकान की तादाद कितनी है और मुख्तलिफ़ सूबों के दरमियान सेनेट की नशिस्तों को किस तरह तकसीम किया जाता है। तो बुनियादी तौर पर जो पहली दो वीडियो थी उसमें हमने सेनेट की तश्कील और उसका जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बात की थी। आज की जो नई वीडियो है उसका बुनियादी मकसद सेनेट का जो तर्ज़ इंतखाब है, जो कि इंतहाई मुश्किल और इंतहाई पेचीदा तर्ज़ इंतखाब है, उसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेनेट के अरकान का इंतखाब किस तरह अमल में लाया जाता है। और अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स ये पूछते हैं और बहुत सारे और लोग भी जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि सेनेट के अरकान किस तरह मुंतखब होते हैं। तो इसलिए आज की ये वीडियो जो है इसी मकसद के लिए तैयार की गई है कि सेनेट के अरकान का इंतखाब किस तर्ज़ इंतखाब की तरह अमल में लाया जाता है। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये इल्म हो जाएगा कि सेनेट के अरकान जो हैं उनके कौन सा तरीक़ा इंतखाब है और वह किस तरह मुंतखब होते हैं और सेनेट के अरकान किन मराहल से गुज़र कर जो है वो सेनेट की रुकनीत जो है वो हासिल करते हैं। तो आइए देखते हैं आज की ये नई वीडियो जो है जो सेनेट के तर्ज़ इंतखाब पर मुश्तमिल है। सेनेट इंतखाबात 2021, मोहम्मद नवास वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया, ये एक पैगाम है। और जैसा कि अमूमन ये पैगाम होता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जाए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हमें आपके लिए मज़ीद काम करने का हौसला मिले। तो उम्मीद है कि आप जो है वो इससे पहले कि आप इस वीडियो को तफसील से देखेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मुफीद वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहें। तो इससे पहले कि इस वीडियो का मैं बाकायदा आगाज़ करूँ, मैं आपसे दो तीन बातें करना चाहता हूँ कि इससे पहले भी जो है आप दो वीडियो देख चुके हैं जिनके अंदर हमने सेनेट की तश्कील के ऊपर बात की थी। आज की वीडियो के अंदर भी जो है सेनेट की तश्कील के हवाले से कुछ बुनियादी मालूमात को दोहराया गया है ताकि आपके ज़हन नशीन हो जाएँ, लेकिन हम उनके ऊपर ज़्यादा वक़्त सर्फ नहीं करेंगे, उनके ऊपर बहुत मुख्तसर बात होगी। और जो हमारा असल मौजू है आज का कि सेनेट का तर्ज़ इंतखाब, कि सेनेट के अरकान किन मराहल से गुज़र कर मुंतखब होते हैं, तो उसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। लिहाजा जो इससे पहले जो बुनियादी मालूमात हैं जो इसकी एक बैकग्राउंड के तौर पर दी गई हैं उनको हम मुख्तसर तौर पे उनके ऊपर बात करेंगे और हम आगे चलते जाएंगे ताकि हमारा जो बुनियादी मौजू है जो सेनेट का तर्ज़ इंतखाब है उसके ऊपर बात हो और आपको ये जानने में मदद मिल सके कि सेनेट के अरकान किस तरह मुंतखब होते हैं और ये तरीक़ेकार कितना पेचीदा है, कितना मुश्किल है और इस पाकिस्तान के अलावा और कौन से ममालिक हैं जहाँ पर ये तरीक़ा इंतखाब अख्तियार किया गया है। तो इसके ऊपर तफसील से बात होगी और उम्मीद है कि आप ये जानने में कामयाब हो जाएंगे कि सेनेट के अरकान का इंतखाब किस तर्ज़ इंतखाब के ज़रिए अमल में लाया जाता है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो दो ईवानों पर मुश्तमिल है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है पाकिस्तान के अंदर। लेजिस्लेचर जो है पाकिस्तान की यानी पाकिस्तान की जो मुकन्ना है उसको पार्लियामेंट कहा जाता है, जिसका ईवान ज़ेरी कौमी असम्बली है और उसका ईवान बाला जो है सेनेट कहलाता है। तो ये बात याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स के जो सरबराह रियासत है, जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, जो सदर होता है, वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। तो गोया पाकिस्तान की पार्लियामेंट, कौमी असम्बली, सेनेट और सरबराह रियासत यानी सदर पर मुश्तमिल है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कानून क्या होना चाहिए, इस बात का फ़ैसला जहाँ पे कौमी असम्बली के अरकान करते हैं, सेनेट के अरकान करते हैं, तो वहाँ पे सदर को भी इख्तियार हासिल है। जब कोई मसवदा दोनों ईवानों से मंजूर हो जाता है तो हतमी मंजूरी के लिए उसको सदर के पास भेजा जाता है। तो गोया इस बात का फ़ैसला कि कानून क्या होना चाहिए ये कौमी असम्बली के अरकान, सेनेट के अरकान और सदर ममलिकत जो हैं वो मिलकर करते हैं। नेक्स्ट है सेनेट की तश्कील। तो सेनेट के अरकान की जो कुल तादाद है वो इस वक्त 104 है। 18वीं तरमीम जो कि 2010 में हुई थी उसमें सेनेट के अरकान की तादाद 104 मुकर्रर की गई थी, जबकि इससे पहले जो 17वीं तरमीम थी जो 2003 में हुई उसके मुताबिक सेनेट के अरकान की तादाद 100 थी। तो पहले ये 100 थी, उसके बाद इसमें मज़ीद इजाफ़ा किया गया और अब जो है 18वीं तरमीम के मुताबिक सेनेट के अरकान की कुल तादाद 104 तक पहुँच गई है।
और 18वीं दोबारा इसमें हम आ रहे हैं। 18वीं तरमीम के मुताबिक ये तादाद थी 104। 7वीं तरमीम के मुताबिक ये तादाद 100 थी। और उससे पहले 1985 में जो है जब आइन में 8वीं तरमीम की गई थी तो उस वक्त ये तादाद जो थी वो 87 थी, 87 थी। तो गोया वक्तन फ़क्तन जो है जब आइन में तरमीम की गई, जब हालात का तकाजा हुआ तो सैनेट के नशिस्तों की तादाद में जो है वो इजाफ़ा होता रहा है। तो इस तरह जो है वो जो तादाद आगाज़ में मैं आपको बताता चलूँ कि ये तादाद 45 थी, फिर ये 67 हो गई और फिर ये 87 तक पहुँच गई, फिर 100 और आजकल जो है सैनेट के अरकान की कुल तादाद 104 है। नेक्स्ट है हर सूबे के लिए सैनेट के अरकान की कुल तादाद जो है जैसा कि अभी हमने जाना कि 104 है। और हर सूबे की जो सैनेट के अंदर नशिस्तें हैं वो 23 हैं, वो 23 हैं। तो चारों सूबों को जो है सैनेट में बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी दी जाती है। चाहे किसी सूबे की आबादी कम हो या किसी सूबे की आबादी ज़्यादा हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तमाम सूबों को सैनेट में बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी दी जाती है। तो अमेरिका में भी यही असूल है, इंडिया में भी यही असूल है कि जो वफाक होता है, वफाकी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो ईवान बाला होता है उसमें तमाम इकाइयों को बराबर नुमाइंदगी दी जाती है। जैसा कि अमेरिका में जो है हर वफाकी इकाई को सैनेट के अंदर 2 अरकान की जो है वो नुमाइंदगी हासिल है। तो पाकिस्तान में हर सूबे को जो है सैनेट के अंदर 23 नशिस्तें जो हैं वो हासिल हैं। तो इस तरह चारों सूबों की जो कुल नशिस्तें हैं वो 92 बन जाती हैं। पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल है, एक सूबे की 23 नशिस्तें हैं, तो चारों सूबों की जो कुल नशिस्तें बनती हैं वो 92 हैं। और इसके अलावा जो है जो फाटा का इलाका है, यानी जो कबैली इलाका है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया, तो उसकी 8 नशिस्तें सैनेट के लिए मखसूस की गई हैं। और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सैनेट के अंदर 4 नशिस्तें मखसूस की गई हैं। तो नीचे वाली लाइन के ऊपर देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, सैनेट की कुल नशिस्तें हैं वो उसमें 92 सूबों की नशिस्तें हैं, 8 फाटा की नशिस्तें हैं और 4 नशिस्तें जो हैं वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के लिए मखसूस हैं। इस तरह ये कुल मिलाकर जो है 104 नशिस्तें बन जाती हैं। तो सैनेट के अंदर जो है एक तरफ सूबों को नुमाइंदगी दी गई है, कबैली इलाके को नुमाइंदगी दी गई है और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को भी नुमाइंदगी दी गई है। तो चारों सूबों को सैनेट के अंदर बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी हासिल है। नेक्स्ट देखते हैं हर सूबे की 23 नशिस्तों की तकसीम इस तरह है कि इससे पहले स्लाइड के अंदर आपने देखा कि हर सूबे की 23 नशिस्तें हैं, लेकिन वो जो 23 नशिस्तें हैं उनकी फिर मज़ीद तकसीम है। तो वो जो 23 नशिस्तें हैं उनमें 14 नशिस्तें जनरल नशिस्तें कहलाती हैं, 4 नशिस्तें उसमें ख़वातीन के लिए मखसूस हैं, 1 नशिस्त अक़लियतों के लिए रखी गई है और 4 नशिस्तें जो हैं टेक्नोक्रेट्स और उलमाए किराम के लिए रखी गई हैं। तो हर सूबे की सैनेट में 23 नशिस्तें हैं और वो जो 23 नशिस्तें हैं उनकी तकसीम इस तरह है कि जनरल नशिस्तें 14 हैं, 4 नशिस्तें ख़वातीन की हैं, 1 अक़लियतों के लिए है और 4 नशिस्तें जो हैं वो टेक्नोक्रेट्स के लिए मखसूस की गई हैं। तो इस तरह ये 4 कैटेगरी जो हैं इनको आपस में मिलाया जाए तो ये 23 जो है वो नशिस्तें बन जाती हैं। तो हर सूबे की 23 नशिस्तें हैं और जिनकी जो आगे फिर मज़ीद तकसीम है वो दर्ज झैल जो है वो दी गई है, जो कि आप देख चुके हैं। नेक्स्ट है वफाकी दारुल हुकूमत। तो वफाकी दारुल हुकूमत की जैसा कि आपके इल्म है कि कुल नशिस्तों की तादाद 4 है और उन 4 की तकसीम इस तरह है कि उन 4 में से 2 नशिस्तें जनरल नशिस्तें कहलाती हैं और टेक्नोक्रेट्स और उलमा के लिए 1 नशिस्त मखसूस की गई है और ख़वातीन के लिए भी 1 नशिस्त मखसूस की गई है। डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को अक़लियतों के लिए कोई नशिस्त नहीं दी गई, हर सूबे को अक़लियतों की 1 नशिस्त जो है वह दी गई है। तो वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के लिए अक़लियतों के लिए कोई नशिस्त मखसूस नहीं की गई। तो इस तरह जो है इससे पहले आपने देखा कि सूबों की जो 23 नशिस्तें हैं उनकी तकसीम क्या है और फिर अभी ये जो हमारे सामने स्लाइड है उसमें ये बताया गया है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के लिए जो 4 नशिस्तें मखसूस की गई हैं उनकी सब डिवीज़न क्या है। तो उसमें 2 नशिस्तें जनरल नशिस्तें हैं, 1 खातून और 1 टेक्नोक्रेट के लिए मखसूस है। नेक्स्ट है फाटा की 8 नशिस्तें आ जाती हैं। तो याद रखिएगा कि फाटा की जो तमाम सीटें हैं जो कि 8 नशिस्तें हैं, ये इनमें से कोई भी सीट ना तो किसी खातून के लिए मखसूस की गई है, ना टेक्नोक्रेट्स के लिए, ना उलमा किराम के लिए,
और ना ही अक़लियतों के लिए मखसूस की गई हैं। ये तमाम नशिस्तें जो हैं जो फ़ाटा के लिए मखसूस हैं, जो कि 8 नशिस्तें बनती हैं, ये जनरल नशिस्तें शुमार होती हैं। तो फ़ाटा के अंदर जो फ़ाटा की सेनेट के अंदर नुमाइंदगी है, वो कुल नुमाइंदगी उनकी 8 है, और ये 8 की 8 नशिस्तें जो हैं ये जनरल नशिस्तें शुमार होती हैं। और इसमें जैसा कि सूबों को ख़वातीन में टेक्नोक्रेट्स और अक़लियतों के लिए या उलमा कराम के लिए सीटें मखसूस की गई हैं, तो फ़ाटा के अंदर जो है इस तरह की तकसीम नहीं की गई। तो तमाम नशिस्तें जो हैं वो जनरल नशिस्तें ही शुमार होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं नोट। अहम बात है, सेनेट में हर सूबे को आबादी की तादाद की बजाय बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी दी जाती है। ये अहम बात है कि सेनेट जो है, जो कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट का ईवान बाला है, तो उसमें सूबों को जो है बराबरी की बुनियाद पे नुमाइंदगी दी जाती है, जबकि कौमी असम्बली जो कि हमारी पार्लियामेंट का ईवान ज़ेरी है, तो कौमी असम्बली के अंदर सूबों को आबादी के एतबार से नुमाइंदगी दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस सूबे की आबादी ज़्यादा होगी, कौमी असम्बली में उसकी नशिस्तें भी ज़्यादा होती हैं, और जिस सूबे की आबादी कम होगी, कौमी असम्बली में उस सूबे की नशिस्तें भी कम होंगी। लेकिन जहाँ तक सेनेट का तल्लक है, तो किसी सूबे की आबादी कम हो या किसी सूबे की आबादी ज़्यादा हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तमाम सूबों को जो है वो यकसा नुमाइंदगी जो है दी जाती है। सेनेट के अंदर सूबा पंजाब, जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, उसकी भी 23 नशिस्तें हैं, और बलूचिस्तान जिसकी आबादी सबसे कम है, उसकी भी 23 नशिस्तें हैं। तीसरा, वफाक के अंदर जो ईवान बाला है, उसमें सूबों को बराबरी की बुनियाद पे नुमाइंदगी दी जाती है। अमेरिका में भी यही असूल पाया जाता है कि तमाम अमरीकी वफाकी इकाइयाँ जो हैं, जो कि रियासत कहलाती हैं, सेनेट के अंदर हर वफाकी इकाई से 2 नशिस्तें जो हैं वो सेनेट के अंदर शामिल की जाती हैं। तो पाकिस्तान में भी जो है वो यही असूल जो है वो कार फरमा है। नेक्स्ट बात है, हर सूबे के लिए मखसूस 23 नशिस्तों के अरकान को मुंतखब करने का अख्तियार मुतलका सूबाई असम्बली के अरकान को हासिल है। तो यहाँ से आप यूँ समझ लें कि यहाँ से हमारा असल जो टॉपिक है वो शुरू होता है, कि हमारा असल मौजू आज जो है सेनेट का तर्ज़ इंतखाब। तो इसी स्लाइड से जो है ये बात शुरू होगी कि सेनेट का जो इंतखाब है उसको कौन लोग वोट कास्ट करते हैं, सेनेट के अरकान को मुंतखब कौन करता है। जैसा कि आपके इल्म में है कि कौमी असम्बली के अरकान को जो है पाकिस्तान के अवाम बरह रास्त अपने वोटों से मुंतखब करते हैं, लेकिन सेनेट के अरकान को अवाम मुंतखब नहीं करते। तो इस स्लाइड से ये बात वाज़ी हो गई है कि सेनेट के अरकान को सूबाई असम्बलियों के अरकान मुंतखब करते हैं, यानी अवाम जो हैं वो सूबाई असम्बलियों को मुंतखब करते हैं, और सूबाई असम्बलियों के जो अरकान हैं वो दूसरे मरहले में सेनेट के अरकान को मुंतखब करते हैं। तो गोया जो सेनेट का जो तरीका इंतखाब है वो बिलवास्ता है, वो इनडायरेक्ट है, और जो कौमी असम्बली है उसको बरह रास्त अवाम अपने वोटों से मुंतखब करते हैं। तो यहाँ ये बात याद रखिएगा कि जो सूबाई असम्बली के अरकान होते हैं वो सेनेट के अरकान को मुंतखब करते हैं। अभी 3 मार्च 2021 को सेनेट के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो वहाँ पे अवाम सेनेट के अरकान को वोट कास्ट नहीं करेंगे, बल्कि सूबाई असम्बलियों के जो अरकान हैं वो सेनेट के अरकान को मुंतखब करेंगे। नेक्स्ट है, वफाकी दारुल-हुकूमत के लिए मखसूस 4 नशिस्तों पर अरकान के इंतखाब का अख्तियार कौमी असम्बली के अरकान को हासिल है। तो शुरू में मैंने आपको ये बात वाज़े कर दी कि सेनेट जो है उसके अंदर सूबों को भी नुमाइंदगी दी गई है। सेनेट के अंदर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद को नुमाइंदगी दी गई है, और सेनेट के अंदर फिर फ़ाटा को भी नुमाइंदगी दी गई है। तो जो सेनेट के अंदर सूबाई नशिस्तें हैं, जो सूबों के लिए नशिस्तें मखसूस हैं, उनका इंतखाब मुतलका सूबे की सूबाई असम्बली करती है। और सेनेट में जो वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के लिए जो नशिस्तें रखी गई हैं, उन नशिस्तों के ऊपर जो इंतखाब का अख्तियार है वो कौमी असम्बली के अरकान को हासिल होता है। तो सेनेट जो है, जो वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद है, उसमें सेनेट की 4 नशिस्तें जो हैं वफाकी दारुल-हुकूमत के लिए मखसूस की गई हैं, और इन नशिस्तों के ऊपर अरकान को मुंतखब करने का अख्तियार कौमी असम्बली के अरकान को हासिल है। दोबारा सुन लीजिएगा, अहम पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं। आगे इससे भी और भी ज़्यादा पेचीदा मामला शुरू हो जाएंगे कि सेनेट में जो नशिस्तें सूबों के लिए वक्फ़ की गई हैं उनको मुंतखब करने का अख्तियार सूबाई असम्बलियों को हासिल होगा, और सेनेट के अंदर जो नशिस्तें वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के लिए मखसूस की गई हैं उन नशिस्तों पर
उम्मीदवारों को मुंतखब करने का अख्तियार या सेनेटर्स को मुंतखब करने का अख्तियार कौमी असम्बली को हासिल होगा। जो सीटें सेनेट के अंदर पंजाब के लिए मखसूस हैं तो उसके ऊपर पंजाब असम्बली के अरकान जो है वोट कास्ट करेंगे, और जो सीटें सिंध के लिए मखसूस की गई हैं उनके ऊपर सिंध असम्बली के अरकान जो है वोट कास्ट करेंगे। और सेनेट की जो नशिस्तें बलूचिस्तान के लिए मखसूस हैं तो वहाँ पे बलूचिस्तान की जो सूबाई असम्बली है वो उनका इंतखाब करेगी, और जो नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा के लिए मखसूस हैं उनके ऊपर उम्मीदवारों को मुंतखब करने का अख्तियार खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली को हासिल होगा। तो हर सूबे की जो नशिस्तें सेनेट के अंदर मखसूस हैं उन पर मुतलका सूबाई असम्बली के अरकान ही इंतखाब में हिस्सा जो है वो उसको वोट देने के हकदार होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरी कैटेगरी सेनेट के अंदर है फाटा के अरकान की, जिनकी तादाद 8 है। तो फाटा के अरकान को मुंतखब करने का जो अख्तियार है वो कौमी असम्बली में मौजूद फाटा के 12 अरकान को हासिल है। देखें, एक बहुत अहम बात शुरू हो गई है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आती जा रही हैं। आप इसको दोबारा समझिए। मैं एक और अंदाज से आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि सेनेट के अंदर 3 कैटेगरी के लोग हैं। नंबर 1 सूबाई असम्बली, सूबों की नुमाइंदगी करने वाले। नंबर 2 वफाकी दारुल हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले। और नंबर 3 फाटा की नुमाइंदगी करने वाले। तो सेनेट के अंदर जो है जो पहली कैटेगरी के मेंबरान शामिल होते हैं वो हैं सूबों की नुमाइंदगी करने वाले। दूसरी कैटेगरी के लोग वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के हैं। और तीसरी कैटेगरी जो है वो फाटा के अरकान की है। तो फाटा के जो अरकान हैं उनकी कुल तादाद 8 है। और इनको मुंतखब कौन करेगा? इनको मुंतखब करने का अख्तियार कौमी असम्बली के उन अरकान को हासिल है जो कौमी असम्बली में फ़ाटा की नुमाइंदगी करते हैं। तो कौमी असम्बली के अंदर फ़ाटा के लिए 12 नशिस्तें मखसूस की गई हैं। तो ये जो 12 अरकान होंगे जो कौमी असम्बली में फ़ाटा की नुमाइंदगी करते हैं, ये 12 अरकान फ़ाटा के लिए मखसूस सेनेट की 8 जो नशिस्तें हैं उनके ऊपर उनको मुंतखब करने का अख्तियार रखते हैं। मुख्तसर तौर पर इन तीनों बातों को दोबारा सुन लीजिएगा कि सेनेट के अंदर जो नशिस्तें सूबों के लिए मखसूस की गई हैं उन सूबाई नशिस्तों पर उम्मीदवारों को मुंतखब करने का अख्तियार मुतलका सूबाई असम्बली के अरकान को हासिल है। नंबर 2, सेनेट के अंदर जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के लिए नशिस्तें मखसूस की गई हैं उन्हें मुंतखब करने का अख्तियार कौमी असम्बली के अरकान को हासिल है। नंबर 3, सेनेट के अंदर जो फ़ाटा की नशिस्तें मखसूस की गई हैं तो उन नशिस्तों को मुंतखब करने का अख्तियार या उन उम्मीदवारों को मुंतखब करने का अख्तियार कौमी असम्बली के उन अरकान को हासिल है जो कौमी असम्बली में फ़ाटा की नुमाइंदगी करते हैं, और उनकी तादाद है 12। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या है। नोट, अहम बात है, जनरल नशिस्तों और टेक्नोक्रेट्स के अरकान को मुतलका सूबाई असम्बली में मौजूद जनरल नशिस्तों के अरकान करते हैं, जबकि ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों को मुतलका सूबाई असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों के अरकान करते हैं। तो ये इसको मज़ीद हम वजाहत जो है वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पेश करेंगे ताकि बात जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि टेक्नोक्रेट्स की जो टर्म इस्तेमाल हुई है, टेक्नोक्रेट्स से मुराद वो लोग होते हैं जिन्होंने किसी यूनिवर्सिटी से बाकायदा तौर पर 16 साल की तालीम हासिल की हो, फिर उसने किसी खुद शोबे के अंदर स्पेशलाइजेशन की हो और खुसूसी महारत हासिल करने के बाद अमली ज़िंदगी के अंदर कौमी सतह पर या बैनुल कौमी सतह पर उसको अमली ज़िंदगी के अंदर उस शोबे के अंदर अमली ज़िंदगी के अंदर काम करने का तजर्बा हासिल हो, उसने खिदमात सार अंजाम दी हों, और फिर इस खसूसियत की बुनियाद के ऊपर जो है उन्हें अगर किसी कानून साज इदारे का रुकन मुंतखब कर लिया जाता है तो फिर ऐसे शख्स को जो है टेक्नोक्रेट जो है वो कहा जाता है। ये मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के अंदर इंतहाई एक्सपर्ट लोग होते हैं, माहिर लोग होते हैं, तो इन्हें उस काबिलियत की बुनियाद के ऊपर जो है उन्हें नशिस्तें जो हैं वो फराहम की जाती हैं। जी नेक्स्ट देखते हैं, सेनेट के निसफ़ अरकान का इंतखाब हर 3 साल बाद किया जाता है, और इस असूल के मुताबिक अब हर सूबाई असम्बली 12, वफाक 2 और फ़ाटा के 4 अरकान को मुंतखब किया जाएगा। अहम बात यह है कि सेनेट के अरकान का इंतखाब 6 साल के लिए किया जाता है। सेनेट एक मुस्तकिल अदारा है जबकि उसके अरकान को 6 साल के लिए मुंतखब किया जाता है। लेकिन जो इंतहाई अहम बात है जिसको आपने याद रखना है कि सेनेट के तमाम अरकान का इंतखाब एक बार नहीं किया जाता, बल्कि सेनेट के जो अरकान हैं उनका हर 3 साल के बाद जो निसफ़ अरकान होते हैं सेनेट के वो रिटायर हो जाते हैं,
और उनकी जगह पे इतने ही नए अरकान को यानी निसफ़ अरकान को मुंतखब कर लिया जाता है। मसलन अभी जो 2021 के अंदर जो है सेनेट के जो निसफ़ अरकान रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह पे अभी 3 मार्च को सेनेट के निसफ़ अरकान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। तो ये 2021 में मुंतखब होंगे और इनकी जो मुद्दत है 6 साल की वो 2027 में पूरी होगी। तो अभी जो अरकान जो है सेनेट के जो अरकान रिटायर हुए हैं, ये इन अरकान का इंतखाब जो है 2015 में अमल में लाया गया था। तो 2015 से ये 2021 तक जो है वो उनकी 6 साल की मुद्दत पूरी हो गई है। अभी जो 2018 के अंदर जो अरकान मुंतखब हुए थे वो 2024 के अंदर जो है वो रिटायर हो जाएंगे। तो इस तरह ये सर्कल जो है चलता रहता है। निसफ़ अरकान रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पे नए अरकान मुंतखब हो जाते हैं। तो इस साल 3 मार्च 2021 को सेनेट के जो निसफ़ अरकान रिटायर हो रखे हैं उनका इंतखाब 2015 में अमल में लाया गया था। तो 2015 के अंदर ये मुंतखब हुए, अभी 2021 के अंदर जो है उनकी मुद्दत 6 साल पूरी हो गई है, लिहाजा वो रिटायर हो जाएंगे। और जो 2018 में मुंतखब हुए तो वो 2024 में रिटायर हो जाएंगे। इस तरह ये सर्कल चलता रहता है। इस असूल के मुताबिक अब हर सूबाई असम्बली, अब जो सेनेट के जो अरकान हैं उसमें से निसफ़ अरकान जो है वो रिटायर होंगे। लेकिन कौन से रिटायर होंगे? हर सूबाई असम्बली के अंदर जो है वो 23 नशिस्तें हैं हर सूबे की, और उन 23 नशिस्तों के अंदर जो है जो कैटेगरी है वो 14 आम नशिस्तें हैं, जनरल नशिस्तें हैं। तो उन 14 में से 7 अरकान जो है वो अभी रिटायर हुए हैं। तो 14 में से जो जनरल नशिस्तें 14 हैं उनमें से 7 नए अरकान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। तो 7 ये अरकान बन गए। 4 टेक्नोक्रेट्स की हैं तो 4 में से 2 अरकान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। तो ये उसके बाद जो ख़वातीन के लिए नशिस्तें मखसूस हैं 4, उनमें से 2 नशिस्तों के ऊपर इंतखाब अमल में लाया जाएगा और 1 अक़लियत के लिए मखसूस है। तीसरा जो है वो जो 7 और 2 9, 9 और 2 11 और 1 अक़लियत, इस तरह जो है वो ये 12 नशिस्तें जो है वो बन जाती हैं। तो सेनेट के अंदर जो है हर सूबे से 12 नशिस्तें का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। अब वफाकी दारुल-हुकूमत के लिए 4 नशिस्तें मखसूस हैं। तो निसफ़ अरकान रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह पे 2 नए अरकान मुंतखब हो जाएंगे। फाटा की कुल नशिस्तें 8 हैं और निसफ़ अरकान रिटायर हुए हैं और उनकी जगह पे 4 जो अरकान हैं जो निसफ़ तादाद बनती है, इतने ही नए लोग मुंतखब हो जाएंगे। तो इस तरह जो है सेनेट का जो सर्कल जो है वो चलता रहता है। इसी पॉइंट को दोबारा एक और तरीके से वजाहत इसकी की गई है स्लाइड के अंदर कि इस मरतबा जो है देखें हर सूबे की सेनेट में 23 नशिस्तें हैं। तो ज़ाहिर 23 जो है उसको निसफ़ के अंदर पूरा तकसीम नहीं किया जा सकता। तो होता क्या है कि पंजाब और सिंध से जो 12 अरकान हैं वो मुंतखब होंगे और 11 अरकान बच जाएंगे। तो 11 अगले 3 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। 11 और 12 23 बन जाएगा। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा जो है तो वहाँ से अभी 11 अरकान रिटायर हुए हैं और उनकी जगह पे 11 जो है वो नए मुंतखब हो जाएंगे। तो बकिया जो उनके 12 बच गए हैं तो वो अगले 3 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। तो पंजाब और सिंध से इस दफ़ा 12 नए अरकान मुंतखब हो रखे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 11 अरकान जो है वो मुंतखब होंगे, जबकि फाटा से 4 अरकान मुंतखब होंगे क्योंकि कुल तादाद उनकी 8 है। निसफ़ अरकान मुंतखब होंगे और इस्लामाबाद के अरकान की कुल तादाद चूँकि 4 है, इस दफ़ा उनमें से 23 अरकान 4 में से 2 नए अरकान जो हैं वो मुंतखब किए जाएंगे। तो इस तरह जो है सेनेट जो है उसके अरकान जो हैं वो निसफ़ जो रिटायर होंगे उनकी जगह पे इतने ही नए अरकान का इंतखाब जो है वो अमल में लाया जाएगा। नेक्स्ट है सेनेट के इंतखाबात खुफिया रहदही और तरजीही वोट सिस्टम की बुनियाद पर होते हैं, जो कि एक मुश्किल और पेचीदा तरीक़ेकार है। सेनेट का जो तरीका इंतखाब है दरअसल वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है और सेनेट जो है उसके लिए जो तरीका इंतखाब रैज किया गया पाकिस्तान के अंदर उसे वाहद काबिले इंतकाल वोट सिस्टम कहा जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। यानी सेनेट का जो तरीका इंतखाब है डेट इज़ कॉल्ड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है इसे उर्दू में वाहद काबिले इंतकाल वोट सिस्टम भी कहा जाता है। ये तरीक़ेकार जो है इसको हेयर सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि ये तरीक़ेकार जो है ये बरतानवी सियासी मुफक्कर थॉमस हेयर जो है उसने मुतारफ़ करवाया था। तो थॉमस हेयर्स ने चूँकि ये सिस्टम मुतारफ़ करवाया आई थिंक कि 1859 के अंदर जो है
बरतानवी माहिर सियासियात थॉमस हेयर जो हैं उन्होंने ये तरीक़ेकार मुतारफ़ करवाया था, इसलिए उनकी नाम की निस्बत से जो है इस तरीक़े इंतख़ाब को हेयर सिस्टम भी कहा जाता है। और फिर कुछ अर्सा बाद जो है इस तरीके के इंतख़ाब के अंदर कुछ मामूली रद्द-बदल किया गया, इसको दोबारा जो है वो चेक किया गया और दोबारा आंद्रे जो थे उन्होंने इसको चेक किया, इसलिए तरीक़ा इंतख़ाब आंद्रे सिस्टम भी कहलाता है। तो गोया सेनेट के लिए जो तरीक़ा इंतख़ाब मखसूस किया गया है, डियर स्टूडेंट्स एंड माई सब्सक्राइबर्स, आपको ये याद रखना चाहिए कि ये तरीक़ा इंतख़ाब जो है सिंगल ट्रांसफ़रेबल वोट सिस्टम कहलाता है। इसे हेयर सिस्टम भी कहा जाता है और इसे आंद्रे सिस्टम भी कहा जाता है, यानी वाहद काबिल इंतकाल वोट सिस्टम, जो कि वाकया ही एक पेचीदा और मुश्किल तरीक़ाकार है। हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह काम करता है। अब जो हम नई बात शुरू करने लगे हैं कि जो सेनेट के जो इंतखाबात होंगे उसमें जो पोलिंग कहाँ पे होगी, पोलिंग स्टेशन कहाँ पे बनेंगे और वोटिंग किस जगह के ऊपर होगी। जैसा आम इलेक्शन के अंदर जो है पोलिंग स्टेशन बनते हैं और वहाँ पे लोग जाकर जो है वोट कास्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सेनेट का जो इंतखाब होगा उसमें हर सूबाई असम्बली जो है उसकी जो इमारत है वो पोलिंग स्टेशन का काम करेगी और इसके अलावा कौमी असम्बली जो है वो भी पोलिंग स्टेशन का काम करेगी। तो गोया सेनेट के जो इंतखाबात हैं उसके लिए जो पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे वो 5 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बनाए जाएंगे। तो 4 पोलिंग स्टेशन, 4 सूबाई असम्बलियाँ होंगी। पंजाब की सूबाई असम्बली है, सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वो 3 मार्च को पोलिंग स्टेशन का काम करेंगी। और इसके अलावा जो है जो कौमी असम्बली है वो भी बतौर पोलिंग स्टेशन जो है वो उस रोज़ काम करेगी। तो जो पोलिंग जो है वो कहाँ पे होगी, सूबाई असम्बलियों के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं कि चारों सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो सेनेट के इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल कॉलेज शुमार होंगी और कौमी असम्बली फाटा और इस्लामाबाद की सीटों के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का काम करेंगी। तो जिस तरह अमेरिकन सदारती इंतखाबात होते हैं तो अमेरिका का जो सदारती इंतखाब है वो इनडायरेक्टली डायरेक्ट होता है। तो अवाम पहले मरहले के अंदर यानी हर 4 साल बाद नवंबर के महीने में जो पहले सोमवार के बाद मंगल आता है उस रोज़ अमेरिकन अवाम जो हैं वो अपने वोटों से 538 अरकान पर मुश्तमिल एक इंतखाबी अदारा कायम करते हैं जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। तो अवाम पहले मरहले के अंदर 538 अरकान पर मुश्तमिल इंतखाबी अदारा कायम करते हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज कहलाता है। फिर उस इंतखाबी अदारे के जो अरकान हैं वो सदर को मुंतखब करते हैं। इसी तरह जो है अवाम जो हैं जनरल इलेक्शन के अंदर सूबाई असम्बलियों को मुंतखब करते हैं और कौमी असम्बली को मुंतखब करते हैं। तो फिर सूबाई असम्बलियों के जो अरकान हैं सेनेट के इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का दर्जा हासिल कर लेते हैं। इस तरह जो कौमी असम्बली है अवाम पहले मरले में जनरल इलेक्शन के दौरान कौमी असम्बली को मुंतखब करते हैं और जब सेनेट का इंतखाब होता है तो उस वक़्त जो कौमी असम्बली है वो सेनेट के इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का दर्जा हासिल कर लेती है। यानी अवाम पहले मरले में सूबाई असम्बलियों को मुंतखब करते हैं और फिर दूसरे मरले में सूबाई असम्बलियों के अरकान सेनेट के अरकान को मुंतखब करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद है आपको ये जो मुश्किल बात थी और इसमें काफ़ी उलझन भी है आपको क्लियर होगी। अगर कोई आपको उलझन हो, अगर आपको उसका मफ़हूम समझने में कोई मुश्किल पेश आ रही हो या मेरा जो कम्युनिकेशन का तरीक़ाकार है आप उससे मुतमिन नहीं हैं, जो बात समझ में नहीं आ रही, तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। आप बराह रास्त रब्ता भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास हमारा व्हाट्सअप नंबर भी होता है। आप किसी भी वॉइस से जो है जो भी आपके लिए मुमकिन हो आप यूट्यूब के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपका जो सवाल होगा उसको हम ऑन बोर्ड लेंगे और आपको जो है वो इसमें मज़ीद रहनुमाई जो है वो फ़राहम करने के लिए भरपूर आपकी मदद, आपके साथ ताउन जो है किया जाएगा। नेक्स्ट है तरीक़ा इंतखाब। यहाँ पे अहम बात शुरू हो गई है कि सेनेट के लिए कौमी असम्बली के अरकान वोट कैसे इस्तेमाल करते हैं और उनकी काउंटिंग वगैरह कैसे होती है। यही वो अहम बात है जो कि हमारा जो आम स्टूडेंट होता है, जो हमारे आम सब्सक्राइबर्स होते हैं, वैसे तो आप सब लोग हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं जो पॉलिटिकल साइंस को
अभी इस तरह से नहीं समझते, तो उनके लिए ये बात जो है वो कड़ी मुश्किल जो है वो होती है समझना जो है। तो यहाँ पे आपने खुसूसी तवज्जो देनी है, गौर से बात को सुनना है, समझने की कोशिश करनी है। और अगर फिर भी आपको ये बात समझने में मुश्किल हो या हमारे समझाने में कोई कसर रह गई हो, तो आप जो है वो कमेंट्स के अंदर अपनी बात कर सकते हैं और वहाँ पे हम आपको मज़ीद रहनुमाई जो है वो फराहम करेंगे। तो देखिए कि हम पंजाब असम्बली को एक मिसाल के तौर पर लेंगे, किसी भी सूबाई असम्बली को हम मिसाल के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पंजाब असम्बली को जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है पेश करेंगे। तो पंजाब असम्बली के जो अरकान हैं उनकी कुल तादाद है 371, 371। पंजाब असम्बली के अरकान की कुल तादाद 371 है। और पंजाब के अंदर जो सैनेट की जो जनरल नशिस्तें हैं वो 7 हैं। मैंने पहले आपको बताया कि सूबा पंजाब के अंदर जो जनरल नशिस्तें हैं वो कितनी हैं, टोटल नशिस्तें हैं 14, और 14 में से निसफ़ का इंतखाब अभी होगा, यानी 7 अरकान को मुंतखब किया जाएगा। जो टेक्नोक्रेट की सीटें हैं वो कुल हैं 4 और उनमें से 2 का इंतखाब किया जाएगा। जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं वो 4 हैं और उनमें से 1 नशिस्त का इंतखाब अमल में लाया जाएगा और 1 अक़लियत के लिए मखसूस है। तो अभी हम देखते हैं कि पंजाब असम्बली के अंदर इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें जो जनरल नशिस्तें हैं उनमें से 7 अरकान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। अब तरीक़ेकार क्या है कि असम्बली के अरकान की जो कुल तादाद है जो कि 371 है उसे 7 पर तकसीम कर दिया जाएगा। पंजाब असम्बली या किसी भी सूबाई असम्बली के अरकान की जो कुल तादाद है उसे उतनी नशिस्तों के ऊपर तकसीम किया जाएगा जितनी के लिए इंतखाब होना है। अब पंजाब असम्बली ने जनरल नशिस्तों के लिए 7 अरकान को मुंतखब करना है, तो पंजाब असम्बली के अरकान की कुल तादाद को जो कि 371 है उसे 7 पर तकसीम किया जाएगा। अब जब आप 7 पर तकसीम करेंगे तो इसका जो जवाब आएगा वो 53 बनता है, यानी 53 बनता है। गोया 53 जो है वो एक कोटा मुकर्रर हो गया है। किसी भी उम्मीदवार को कामयाबी हासिल करने के लिए 53 वोट हासिल करने होंगे। जो भी उम्मीदवार पंजाब असम्बली से 371 में से 53 वोट हासिल कर लेगा, 53 वोट हासिल करेगा, उसको कामयाब जो है वो करार दे दिया जाएगा। दोबारा सुन लीजिएगा, एक कॉम्प्लिकेटेड बात है, मुझे भी समझाने में थोड़ी सी उलझन हो रही है कि जब पंजाब असम्बली के अंदर सैनेट का इंतखाब होगा तो जो जनरल नशिस्तें हैं जिनके ऊपर अभी सैनेट का इंतखाब होगा उनकी तादाद है 7 और इसके अरकान की कुल तादाद है 371। तो 371 जो है उसे 7 पर तकसीम किया जाएगा। तो उसे जब 7 पे तकसीम किया जाएगा तो 53 जो है वो इसका जवाब बनेगा। तो कामयाबी के लिए असम्बली के अरकान की कुल तादाद को 7 पर तकसीम किया जाएगा और इसके मुताबिक हर उम्मीदवार को कामयाबी के लिए 53 वोट हासिल करने होंगे। ये जो 53 है इसको गोल्डन फिगर कहा जाता है। ये कामयाबी के लिए दरकार होता है, गोल्डन फिगर है। जिस उम्मीदवार को 53 वोट मिल जाएंगे वो कामयाब करार पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कामयाबी के लिए वोटों की मखसूस तादाद को गोल्डन फिगर कहा जाता है। मसलन 53 गोल्डन फिगर शुमार होगा। तो हर सूबाई का जो गोल्डन फिगर है मुख्तलिफ होगा क्योंकि चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान की तादाद मुख्तलिफ है, लेकिन एक बात कामन है कि चारों सूबाई असम्बलियाँ एक जितने अरकान को मुंतखब करेंगी। यानी पंजाब असम्बली अगर 7 अरकान को मुंतखब कर रही है तो सिंध और बलूचिस्तान की जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वो भी सैनेट के लिए जनरल नशिस्तों पर 7 अरकान को ही मुंतखब कर रही हैं, लेकिन उन असम्बलियों के अरकान की तादाद मुख्तलिफ है। तो जब उसको डिवाइड करेंगे 7 पर तो जवाब ज़ाहिर मुख्तलिफ होगा। तो हर सूबाई असम्बली जो है उससे किसी भी सैनेटर्स को या सैनेट के उम्मीदवार को कामयाब होने के लिए कितने वोट दरकार होंगे ये मुख्तलिफ हो सकता है, मुख्तलिफ होगा बल्कि। तो इसलिए जो है पंजाब के अंदर जो है ये 53 बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं पंजाब में ख़वातीन की 2 नशिस्तों को। अब पंजाब के अंदर जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं वो कितनी हैं, टोटल नशिस्तें हैं 4। इलेक्शन कितने के ऊपर हो रखा है, 2 के ऊपर इलेक्शन हो रखा है, लिहाजा उसको 371 को 2 के ऊपर तकसीम कर दिया जाएगा और जब 2 पे तकसीम किया जाएगा तो उसका जो जवाब बनेगा वो 186 बन रखा है। इसलिए गोल्डन फिगर जो है यहाँ पे 186 होगा। इस तरह जो टेक्नोक्रेट्स की सीटें हैं वहाँ भी 2 का इंतखाब अमल में लाया जाएगा और 371 को 2 पर जो है तकसीम किया जाएगा। और जब 2 पे तकसीम किया जाएगा तो क्या होगा कि जो
186 जवाब आएगा, यानी एक टेक्नोक्रेट को मुंतखब होने के लिए पंजाब असम्बली से 86 वोट जो हैं वो दरकार होंगे। नेक्स्ट है सेनेट के निसफ अरकान का इंतखाब 3 मार्च को अमल में लाया जाएगा। तो अभी हमारा जो सेनेट का जो इंतखाबात हैं, कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, उनकी जांच पड़ताल का अमल भी जो है तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो हतमी फरिश्ते जो हैं सेनेट जो इलेक्शन कमीशन है वो 1-2 दिन तक जारी कर देगा। तो 3 मार्च को जो है मुतलका सूबाई असम्बली के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर जो है वहाँ पे बाकायदा पोलिंग होगी, जहाँ पे सूबाई असम्बलियों के अरकान वोट कास्ट करेंगे और जो नशिस्तें फाटा की और वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद के लिए मखसूस हैं उनकी जो पोलिंग होगी वो कौमी असम्बली में होगी इस्लामाबाद में। नेक्स्ट है फार्मूला क्या है। एक और अहम बात है कि कवानीन में तयशुदा फार्मूले के मुताबिक एक नशिस्त के हसूल के लिए मुतलका सूबाई असम्बली के अरकान की कुल तादाद को मज़कूरा सूबाई असम्बली के हिस्से में आने वाली सीटों की मौजूदा खाली नशिस्तों पर तकसीम कर दिया जाएगा। वही बात दोबारा की गई है जो पहले मैंने आपको समझाई है कि इलेक्शन किस तरह होगा। फार्मूला क्या है कि जो मुतलका जो आइन की जो बात की गई है, आइन के मुताबिक क्या तरीक़ेकार है कि एक नशिस्त जो है उसके ऊपर किस तरह एक रुकन जो है मुंतखब होगा। तो एक नशिस्त के हसूल के लिए मुतलका सूबाई असम्बली के अरकान की कुल तादाद को, यानी अरकान की कुल तादाद कितनी है 371, नशिस्तें कितनी खाली हैं, जनरल नशिस्तें खाली हैं 7, तो 371 को 7 पर तकसीम किया जाएगा। अब इसका जो जवाब आ रहा है जो हम पहले जान चुके हैं, जो गोल्डन फिगर कहलाता है वो 53 है। तो एक उम्मीदवार जो है उसको एक नशिस्त पर कामयाब होने के लिए कम अज़ कम 53 वोट दरकार होंगे। तो जो उम्मीदवार 53 वोट हासिल कर लेगा वो उसमें पंजाब असम्बली से उसको कामयाब करार दिया जाएगा और वो सेनेट का पंजाब से रुकन मुंतखब हो जाएगा। नेक्स्ट है अहम तरीन बात, तो गोल्डन फिगर से अब वोटिंग हो रही है। तो अगर एक शख्स जो है, अब वोट कितने लोगों ने कास्ट करने हैं, 371 लोगों ने वोट कास्ट करने हैं। और जो सेनेट का जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं वो बहुत कम हो सकते हैं, वो मुमकिन है 7 हों, वो 10 हों, वो 20 हो सकते हैं या वो 30 हो सकते हैं। तो उनकी तादाद कुछ ज़्यादा नहीं होती। अब जब वोटिंग होती है तो गोल्डन फिगर से जो ज़ायद वोट हासिल किए गए होंगे वो ज़ाया नहीं होते। मसलन कामयाबी के लिए कितने वोट चाहिए, 53 वोट चाहिए। जिस उम्मीदवार ने, मसलन ए उम्मीदवार है तो उसको वोट कास्ट हुए, उसको वोट कास्ट हो गए हैं 70 कास्ट हुए हैं, जबकि उसको कामयाबी के लिए 53 वोट चाहिए थे। तो जो उसको एक्स्ट्रा 17 वोट कास्ट हुए हैं, उसको जो वोट कास्ट हुए वो कितने हुए हैं, 70 कास्ट हुए हैं, जबकि कामयाबी के लिए उसको चाहिए थे 53 वोट चाहिए थे, यानी उसको 17 वोट ज़्यादा कास्ट हुए हैं। अब वो ज़्यादा वोट जो हैं वो ज़ाया नहीं होंगे, वो जो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा जो दूसरे नंबर पे आ रखा होगा उसको वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे और उसको मुंतकिल हो जाएंगे और इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। इस तरीक़ेकार का फ़ायदा ये होता है कि इसमें कोई वोट ज़ाया नहीं होता। एक उम्मीदवार को कामयाबी के लिए जितने वोट दरकार होते हैं, जो उसका कोटा मुकर्रर होता है, वो उतने वोट लेकर कामयाब करार पाता है और इजाफी वोट जो हैं उसके बाद आने वाला जो उम्मीदवार होगा उसको ख़ुद बहुत ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे इस तरीके इंतखाब को वाहद काबिल इंतकाल वोट सिस्टम भी कहा जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और हेयर सिस्टम। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जो सेनेट का जो तर्ज़ इंतखाब है ये वाहद काबिल इंतकाल वोट सिस्टम कहलाता है और इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी कहा जाता है। ये हेयर सिस्टम भी कहलाता है क्योंकि थॉमस हेयर ने इसको जो है इंट्रोड्यूस कराया था। और फिर इसको आंद्रे सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि आंद्रे जो है उसने इसके अंदर कुछ रद्दोबदल किया था, कुछ इसके अंदर नई चीज़ों को शामिल किया, तो इसको मुख्तलिफ़ नामों से जो है वो पहचाना जाता है। अब सेनेट के तर्ज़ इंतखाब के ऊपर दोबारा हम आते हैं कि अगर सेनेट की 7 नशिस्तों पर अभी जो पंजाब असम्बली के अंदर जो जनरल नशिस्तें हैं जिनके ऊपर सेनेट के अरकान को मुंतखब किया जाएगा तो उनकी तादाद है 7। अब नशिस्तें कितनी हैं, 7, लेकिन उम्मीदवार कितने हैं, तो उम्मीदवार हैं 20। ये हमने एक एग्जाम्पल कोट की है। जैसा कि आप देखते हैं कौमी असम्बली के अंदर जब इलेक्शन होता है तो हमारे हफ्साबाद के अंदर जो है एक हल्का होता है, यानी पूरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक यूनिट होता है, जबकि इलेक्शन लड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं वो ज़्यादा होते हैं, वो 4 हो सकते हैं, वो 5 हो सकते हैं, वो 20 या 50 भी हो सकते हैं। इस तरह सेनेट जो है
उसकी जो कुल नशिस्तें हैं जिनके ऊपर इलेक्शन होना है उनकी तादाद है 7, जबकि उम्मीदवार जो हैं उनकी तादाद हो गई है 20। अब क्या होगा? अब तरीक़ेकार ये है, दोबारा इसको देखिए, अगर सेनेट की 7 नशिस्तों पर 20 उम्मीदवार हिस्सा ले रखे हैं तो पंजाब असम्बली के तमाम अरकान को एक एक बैलेट पेपर दिया जाएगा। अब कितने अरकान हैं पंजाब असम्बली के? 371। तो हर रुकन जो है पंजाब असम्बली का, उसको एक बैलेट पेपर दिया जाएगा और वो अपना हक़ राय दही जो है वो उसमें इस्तेमाल करेगा, जिस पर 20 उम्मीदवारों के नाम बग़ैर इंतखाबी निशान के लिखे होंगे। जो उनको बैलेट पेपर दिया जाएगा उसके ऊपर 20 लोगों के नाम लिखे होंगे, 1 से लेकर 20 तक। साथ उनका जो है वो सीरियल नंबर होगा, आगे उन लोगों के नाम लिखे होंगे। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि उनके इंतखाबी निशान नहीं होंगे। जिस तरह जनरल इलेक्शन होते हैं कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बली के, तो उम्मीदवार के नाम के सामने इंतखाबी जो मुतल्लिका पार्टी होती है जिसकी वो नुमाइंदगी कर रहा होता है, उसका इंतखाबी निशान भी वहाँ पे मौजूद होता है। लेकिन सेनेट के इलेक्शन के अंदर जो है इंतखाबी निशान मौजूद नहीं होता, सिर्फ उम्मीदवारों के नाम होते हैं। तो उनका सीरियल नंबर होगा 1 से लेकर 20 तक, तो उस बैलेट पेपर के ऊपर नाम तरतीब से लिखे होंगे। अब जो वोटर है, वोटर कौन होगा? सूबाई असम्बली का रुकन, पंजाब असम्बली की हम बात कर रहे हैं। तो अगर पंजाब असम्बली में इलेक्शन हो रहा है तो वो पंजाब असम्बली का जो रुकन है वो वोटर होगा। अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन हो रहा है तो खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई असम्बली है उसके जो नुमाइंदे हैं, उसके जो अरकान हैं वो वोटर होंगे। और अगर बलूचिस्तान में या सिंध में हो रखा है तो फिर उसके जो अरकान हैं वो उसमें वोटर का जो अख्तियार है वो इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है, वोटर बैलेट पेपर पर तमाम उम्मीदवारों के नाम के आगे 1 से 20 तक का तरजीही हिस्सा दर्ज करेगा। इस तरह सबसे ज़्यादा तरजीही वोट यानी 1 का हिस्सा हासिल करने वाला उम्मीदवार कामयाब करार पाएगा। टेक्निकल बात है, दोबारा इसको देखिएगा कि वोटर के पास जो बैलेट पेपर होगा उसके ऊपर 20 लोगों के नाम लिखे होंगे, जबकि उनका इंतखाबी निशान वहाँ पे मौजूद नहीं होगा। अब जो वोटर है वो हर जो उम्मीदवार है जो सेनेट के इलेक्शन के अंदर उम्मीदवार बना हुआ है और वह सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहता है, जिस उम्मीदवार को वो सबसे ज़्यादा पसंद करता है उसके नाम के सामने लिखेगा 1। जिसको दूसरे नंबर पे पसंद करता है उसके आगे लिख देगा 2, 3, 4, 5। तो 1 से लेकर 20 तक तरजीही बुनियादों के ऊपर जो है वो हिस्सा दर्ज कर देगा। और उसके जब तमाम लोग यानी 371 जो लोग हैं, जितने भी लोग उस दिन हाज़िर होंगे, तमाम लोग जब वोट कास्ट कर लेंगे तो उसके बाद वोटों की गिनती होगी। जिस उम्मीदवार को सबसे पहले गिनती किसकी होगी? जिसको नंबर 1, जिसको तरजीही नंबर 1 मिला है, तो उसको गिनती जो है उसकी की जाएगी। जब तरजीही बुनियादों के ऊपर वोटों की गिनती होगी तो जिस उम्मीदवार को तरजीही बुनियादों के ऊपर 1 का हिस्सा जो है वो सबसे ज़्यादा हासिल किया होगा, अगर वो 53 या 53 से अबव क्रॉस कर गया है तो उसको कामयाब जो है करार दे दिया जाएगा। दोबारा इसको सुनिएगा, वोटर बैलेट पेपर पर वोटर कौन है? सूबाई असम्बली का मेंबर, वो वोटर है। तो बैलेट पेपर का तमाम उम्मीदवारों के नाम के आगे 1 से 20 तक का तरजीही हिस्सा दर्ज करेगा। इस तरह जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा तरजीही वोट यानी 1 का हिस्सा हासिल होगा वो कामयाब जो है वो करार पाएगा। नेक्स्ट देखें, गोल्डन फिगर से ज़ायद वोट। अब जब गिनती होगी, तमाम लोगों की गिनती हो जाएगी, 371 लोगों ने वोट कास्ट किया होगा। अगर वो उम्मीदवार 53 से ज़ायद का हिस्सा हासिल करता है तो उसके इजाफी वोट दूसरी तरजीह हासिल करने वाले उम्मीदवार को हासिल हो जाएंगे और यूँ ये अमल 7 उम्मीदवारों तक के इंतखाब तक जारी रहेगा। अब जो पहला तरजीही नंबर जिसने हासिल किया है नंबर 1, उसके फ़र्ज़ करें कि 60 वोट निकल गए हैं या 70 निकले हैं या 80 निकले हैं, तो उसके जो इजाफी वोट होंगे वो दूसरे नंबर के ऊपर जो तरजीही वोट जिसने हासिल किए होंगे उसको हासिल हो जाएंगे। जब उसके 53 वोट पूरे हो जाएंगे और उसके बाद फिर अगर मज़ीद इजाफी वोट बच गए हैं तो वो तीसरे नंबर वाले को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इस तरह ये 7 तक जो है वो सिलसिला जारी रहेगा। तो जब 7 उम्मीदवार जो हैं जिन्होंने 53 का हिस्सा कंप्लीट कर लिया होगा वो पूरे हो जाएंगे तो उनको कामयाब जो है वो करार दे दिया जाएगा। नेक्स्ट बात है कि अहम बात, इसको टाइटल दिया गया है, अगर एक वोटर 1 से 20 तक का तरजीही हिस्सा दर्ज करते वक्त कोई एक हिस्सा भूल जाता है, मसलन वो 9 के बाद 11 लिख देता है, तो उसके सिर्फ 9 वोट गिने जाएंगे और बाद के वोट ज़ाया हो जाएंगे।
देखिए बहुत टेक्निकल बातें हैं, बहुत जो है वो कॉम्प्लिकेटेड भी हैं कि वोटर जो है उसने 20 लोगों के सामने तरजीही नंबर लिखना शुरू कर दिया। वो कहता है जी मैं सबसे ज़्यादा इसको पसंद करता हूँ नंबर 1, फिर वो किसी को नंबर 2 पे ले आता है, किसी को नंबर 3 पे ले आता है। अब देखिए एक बहुत अहम बात है कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो नंबर जो सबसे पहले जिसका नाम लिखा होगा उसी को ही वो नंबर 1 पे लिखेगा। हो सकता है कि जो उस बैलेट पेपर के ऊपर जो 20वें नंबर के ऊपर जिस उम्मीदवार का नाम है वो उसको पसंद करता हो, तो उसको वो जो है वो नंबर 1 लिखेगा, और जो 5वें नंबर के ऊपर है उसको मुमकिन है वो नंबर 2 लिख दे। तो वो इस तरह अपनी मर्ज़ी से जो है अपनी राय का इजहार करता है। अब अगर जब वो नंबर लिख रहा होता है 1 से लेकर 20 तक उसने तरतीब से लिखने हैं, तो क्या होगा अगर वो नंबर लिखते हुए कोई एक फिगर भूल गया है, उसने लिखा 1 से लेकर 9 तक लिखा, उसने 10 नंबर किसी के सामने नहीं लिखा, और 10 के बाद 9 के बाद उसने 11 लिख दिया, 12 लिख दिया, या फिर उसने 1 से लेकर 5 तक तो लिखा लेकिन वो 6 नंबर लिखना भूल गया है, जो उसने दानिस्ता तौर पे भूल गया, या उसने वैसे नहीं लिखा। तो जब वो 6 नहीं लिखेगा और उसके बाद वो 7 से लेकर 20 तक लिखेगा, तो क्या होगा, जहाँ पे उसने मिसिंग की होगी उसके आगे जो उसने वोट कास्ट किए हैं वो उसके वोट ज़ाया हो जाएंगे। यानी 9 के बाद अगर उसने 11 लिख दिया है तो 9 के बाद जितने भी उसने वोट दिए होंगे वो सब के सब उसकी काउंटिंग नहीं होगी, वो एक्सपायर हो जाएंगे, वो ज़ाया तस्वर किए जाएंगे। तो ज़रूरी है कि जो वोटर है, जो सूबाई असम्बली का मेंबर वोटर है, जब वो वोट कास्ट करे तो वो जो 1 से लेकर 20 तक उसने तरजीही वोट देना है वो तमाम हिस्से जो हैं वो दर्ज करे। अगर उसमें से कोई एक हिस्सा भूल जाएगा तो जहाँ से वो मिसिंग करेगा वहाँ से आगे जो है जो वो वोट कास्ट करेगा वो उसका वोट जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो ये एक टेक्निकल बात थी कि यहाँ पे वोट ज़ाया कैसे होता है। जबकि आपने देखा होगा कि जब हम जनरल इलेक्शन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे अमूमन जो है जो वोटर्स होते हैं वो 2 उम्मीदवारों के सामने निशान लगा देते हैं, तो इससे वोट ज़ाया हो जाता है, या वो निशान नहीं लगाता तो इससे भी वोट ज़ाया हो जाता है। लेकिन जो यहाँ पे जो तरीक़ेकार है थोड़ा सा टेक्निकल है और काफ़ी हद तक जो है वो जनरल इलेक्शन से बहुत मुख्तलिफ नज़र भी आता है। नेक्स्ट है सब तरीक़ेकार के मुताबिक सिंध सूबाई असम्बली में गोल्डन फिगर 24 बनता है। यहाँ पे देखें ये जो सब तरीक़ेकार है ये बेसिकली है इस तरीक़ेकार के मुताबिक। तो कंपोजर की गलती हो गई है, जैसा कि आपको पता है कि अमूमन मुझसे ऐसी गलती हो जाती है कंपोजर की, लेकिन बहरहाल मैं उसकी निशानदेही कर देता हूँ और मुझे इसके ऊपर कोई ऐसा सच नहीं होता कि इसमें क्या हर्ज है, कि गलती तो हो जाती है और मैं उसकी फ़ौरी तौर पर निशानदेही करता हूँ। तो इस तरीक़ेकार के मुताबिक सिंध सूबाई असम्बली के अंदर जो गोल्डन फिगर है वो 24 बनता है, खैबर पख्तूनख्वा में गोल्डन फिगर 18 बनता है और बलूचिस्तान असम्बली से गोल्डन फिगर 9 बनता है। यानी जब बलूचिस्तान असम्बली में इलेक्शन होगा तो वहाँ पे कामयाबी के लिए उम्मीदवार को 9 वोट दरकार होंगे, जबकि पंजाब असम्बली के अंदर जो है उसको कामयाबी के लिए 53 वोट जो हैं वो दरकार होंगे, क्योंकि पंजाब असम्बली के अरकान की तादाद ज़्यादा है और बलूचिस्तान असम्बली के अरकान की तादाद कम है। नेक्स्ट हम आते हैं फाटा की नशिस्तों की। ये अभी जो हमने डिस्कशन की है ये थी सूबे किस तरह जो है वो अपने जो सेंटर्स हैं उनको किस तरह मुंतखब करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं जो फाटा की जो 4 नशिस्तें हैं जो अभी जिनका इलेक्शन होना है, वैसे टोटल नशिस्तें तो 8 हैं, इलेक्शन 4 के ऊपर होगा, निसफ के ऊपर इलेक्शन हो रखा है। तो वहाँ पे वोटिंग कैसे होती है और फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो वफाकी दारुल-हुकूमत की जो टोटल 4 नशिस्तें हैं और उनमें से 2 का इंतखाब कैसे अमल में आना है। तो फाटा की 4 नशिस्तों पर कौमी असम्बली में मौजूद फाटा के 12 अरकान वोट डालेंगे। गोया जब फाटा की नशिस्तों का इंतखाब अमल में लाया जाएगा तो उसमें कौन लोग वोट कास्ट करेंगे, कौमी असम्बली के वो अरकान जो फाटा की नशिस्तों के ऊपर फायज हैं और उनकी तादाद है 12। यानी वहाँ पे 12 अरकान जो हैं कौमी असम्बली के जो फाटा की नुमाइंदगी करते हैं वो उन 4 अरकान का इंतखाब करेंगे जो सेनेट में फाटा के अरकान बनने जा रहे हैं, जो सेनेट के इलेक्शन के लिए फाटा के उम्मीदवार हैं। तो वहाँ पे उनको 4 जो हैं वो यहाँ पे जो होगा वो 3 जो है वो उसको जो गोल्डन फिगर है वो 3 मुकर्रर किया जाएगा। तो जिस उम्मीदवार को 12 में से 3 वोट मिलेंगे वो कामयाब जो है वो करार पाएगा। टोटल नशिस्तें कितनी हैं? 4। वोटर कितने हैं? 12। फार्मूला वही है जो कि सूबाई असम्बली के अंदर था, यानी वहाँ पे
जो टोटल नशिस्तें थी सूबाई असम्बली की वो 371 थी और वहाँ पे 7 अरकान को मुंतखब करना था। तो 371 को हमने 7 पे डिवाइड किया और जवाब 53 आया। यहाँ पे टोटल नशिस्तें हैं 12 और उम्मीदवार कितने हैं 4। तो जो 12 है उसे 4 पर डिवाइड कर देंगे तो जवाब क्या आएगा 3। तो जो भी उम्मीदवार जो है 3 वोट हासिल करेगा वो कामयाब करार पाएगा। यहाँ भी तरजीही बुनियादों के ऊपर जो है वो वोट, यानी 12 उम्मीदवार जो 12 मेंबर्स होंगे सूबाई असम्बली के, उन्हें एक बैलेट पेपर जारी किया जाएगा जिसके ऊपर जो सेनेट के लिए फाटा के लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वो तरजीही बुनियादों पर जो है वो उनके नाम लिखे होंगे और उनके नाम के सामने उन्होंने अपनी पसंद लिखना है कि 1 2 3 4 5 जो भी होगा। तो वहाँ पे जो है जिस उम्मीदवार को 3 वोट मिल जाएंगे वो कामयाब करार पाएगा। नेक्स्ट देते हैं इस्लामाबाद चलते हैं। तो इस्लामाबाद जो कि वफाकी दारुल-हुकूमत है, हमने पहले मुख्तलिफ़ सूबों की जो है सैर की है, ख़ास तौर पे पंजाब असम्बली की सैर की, फिर हमने फाटा के हवाले से बात की है और अभी हम इस्लामाबाद का रुख करते हैं। तो इस्लामाबाद की जो नशिस्तें हैं जिनके ऊपर सेनेट की जिन नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन हो रखा है तो उनकी तादाद है 2, जबकि कुल तादाद कितनी है 4। तो निसफ के ऊपर इलेक्शन हो रखा है, 2 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होगा। अब इन 2 की नशिस्त कौन सी 2 नशिस्तें होंगी, जो उसकी तकसीम है मैंने आपको पहले बता दिया कि टोटल नशिस्तें 4 हैं, 2 जनरल नशिस्तें हैं, एक ख़तून के लिए मखसूस है और एक टेक्नोक्रेट के लिए है। तो होता यह है कि जो 2 जनरल नशिस्तें हैं उनमें से एक के ऊपर इलेक्शन होता है और जो बाकी टेक्नोक्रेट और ख़तून के लिए है उनमें से किसी एक नशिस्त के ऊपर इलेक्शन होगा। तो 2 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होगा और इसमें जो है अहम बात यह है कि कौमी असम्बली के तमाम अरकान वोट कास्ट करेंगे, यानी इसमें कौमी असम्बली के तमाम अरकान जो हैं वो हक़ के वोट हासिल करेंगे। तो कौमी असम्बली की कुल नशिस्तों को 2 पर तकसीम किया जाएगा और जो उसका गोल्डन फिगर बनेगा कामयाब उम्मीदवार के लिए इतने वोट हासिल करना ज़रूरी होंगे। तो यहाँ पे जो है वो इस तरीक़ेकार के मुताबिक उम्मीदवार जो है उसके लिए ज़्यादा वोट हासिल करने होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि सेनेट इंतखाबात में एक सूबे से वही सियासी जमात कामयाब होती है जिसकी उस सूबे की सूबाई असम्बली में या कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल होती है। यानी सेनेट के अंदर कौन कामयाब होगा, तो ज़ाहिर है जिस उम्मीदवार को हमारे यहाँ जो बड़ी सियासी जमातें हैं, PTI है, मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, ये जो बड़ी जमातें हैं, तो जिस पार्टी की सूबे के अंदर जितनी नुमाइंदगी होती है उसे उसी निस्बत से ही वहाँ पे वोट मिल रहे होते हैं। तो ये हम पहले से बता सकते हैं, इसका अगर एग्जैक्ट हम सारी कैलकुलेशन करें कि किस सूबाई असम्बली के अंदर मुस्लिम लीग की कितनी सीटें हैं, पीपल्स पार्टी की कितनी हैं, PTI के कितने लोग हैं और जमात इस्लामी के या MQM के कितने लोग हैं, हमें पहले से इल्म होता है और उसकी बुनियाद के ऊपर हम पहले से कैलकुलेशन करके ये बता लेते हैं और अल्टीमेटली तरीके दुरुस्त बता सकते हैं कि किस असम्बली से किस पार्टी को सेनेट के अंदर कितनी नुमाइंदगी हासिल होगी। लेकिन ये उस सूरत में बताया जा सकता है कि जब जो वोटर है वो अपना वोट जो है वो मेरिट के ऊपर इस्तेमाल करे, वो आइन और कानून के मुताबिक और रवायात के इस्तेमाल करे और अपनी पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट कास्ट करे और वो हार्स ट्रेडिंग का शिकार ना हो, वो रिश्वत लेकर अपनी वफादारी को तब्दील ना करे। तो अगर वो पार्टी असूलों के मुताबिक, पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक वोट कास्ट करता है तो पहले से ही इस बात का इल्म हो जाता है कि चूँकि हमें पता होता है कि पंजाब असम्बली के अंदर PTI की कितनी सीटें हैं, पंजाब असम्बली में सिंध की कितनी सीटें हैं, सॉरी पीपल्स पार्टी की कितनी सीटें हैं या मुस्लिम लीग की कितनी सीटें हैं, तो उसके मुताबिक हम ये गेस कर सकते हैं कि किस उम्मीदवार को कितनी सीटें जो हैं वो हासिल होंगी, किस सियासी जमात को जो है कितनी सीटें हासिल होंगी। तो गोया जिस सूबे के अंदर जिस सियासी जमात की जितनी सीटें होंगी उसी निस्बत से जो है उसको सेनेट के इलेक्शन के अंदर कामयाबी के इम्कानात होते हैं। दोबारा इसको देख लीजिएगा कि सिंगल ये जो सिस्टम है इलेक्शन का जो है डेट इज़ कॉल्ड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, थॉमस हेयर सिस्टम भी इसको कहा जाता है। थॉमस हेयर जो है एक सियासी फ़िलासफ़र है जिसने 1859 के अंदर जो है ये अपना नज़रिया पेश किया था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और इसको आंद्रे सिस्टम भी कहा जाता है। आंद्रे भी एक सियासी मुफक्कर है और उसने इस सिस्टम के अंदर थोड़ा बहुत रद्द-बदल किया और उसमें कुछ नए चीज़ें दाखिल की और उसकी थोड़ी सी इस्लाह की, तो इसलिए इसको उसी निस्बत से आंद्रे सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो है बुनियादी तौर पे ये शुमार होता है।
बाद काबिल इंतकाल वोट सिस्टम जो है वो इस वक्त आयरलैंड में, डेनमार्क में, पाकिस्तान में पाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर सेनेट का जो इंतखाब है वो इसी तरीके इंतखाब के ज़रिए अमल में लाया जाता है। यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इससे पहले आप 2 लेक्चर हमारे सुन चुके हैं। ये सेनेट इलेक्शन के ऊपर तीसरा इलेक्शन है। इसके अंदर हमने बुनियादी तौर पे सेनेट का जो तर्ज़ इंतखाब है उसके ऊपर बात की है, जो इंतहाई पेचीदा है और इंतहाई मुश्किल है। ये ना सिर्फ समझना मुश्किल है, आई थिंक इसको समझाना भी जो है बहुत मुश्किल है। मुझे भी यह बात करते हुए जो है वो बार बार कन्फ्यूजन हो रही थी कि अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं या कोई फिगर आगे पीछे हो जाता है, तो इससे जो है वो अगर हमें जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ बातें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप जो है इसको जो है वो कमेंट में लिख सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करेंगे। जो कुछ हम जानते हैं, हमें मालूम है, हम आपको तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। एक लेक्चर इसके ऊपर हम और करेंगे, वो सेनेट इलेक्शन के ऊपर जो मसाइल हैं, जो करप्शन होती है, जो हार्स ट्रेडिंग होती है, फ्लोर क्रॉसिंग होती है और जो रिश्वत की जो मंडी लगती है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये क्या है, ये क्यों होता है और इसको रोका कैसे जा सकता है। जैसा कि अभी जो है हुकूमत की कोशिश है, अभी भी वो कोशिश में है कि सेनेट का जो तर्ज़ इंतखाब है वहाँ पे जो है वो ओपन जो है वो हैंड शो के ज़रिए वोटिंग हो। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि ऐसा हो जाए? क्या इससे भी जो है वो रिश्वत जो है जो होता है उसको ख़त्म किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो और दुनिया के अंदर जो बाकी ममालिक हैं वहाँ पे कौन सा तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाता है, अमेरिका में क्या तरीक़ेकार है, तो इसके ऊपर भी एक जो है वो हम आने वाले दिनों में 2-4 दिनों के अंदर बात करेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है हमारी गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।